श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का। और आज इस कार्यक्रम की 96वीं किस्त थी और इसमें भी प्रधानमंत्री ने कई सारे विषयों पर बात की। और आज के इस मन की बात कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है वरिष्ठ पत्रकार श्री M.K. बांगरू जी को। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की और विचार हमसे साझा किए सुनने वालों के साथ, तो शुरुआत उन्होंने की कि ये लास्ट एपिसोड है 2022 का और अगली मुलाकात होगी 2023 में। तो उन्होंने जिक्र किया कि 2022 कई मायनों से भारत के लिए अद्भुत रहा। चाहे हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हों, या जो अमृतकाल है 75 से 100 वर्ष का वो शुरू हुआ हो, या भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनी है वो बात हो। और कल ही हमने 220 करोड़ यानी 2 अरब 20 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का पार किया। तो बहुत सारी बातें हैं। तो जब एक वर्ष खत्म हो रहा होता है, उस समय उस वर्ष की उपलब्धियां या उसकी खास बातों का जिक्र करना कितना ज़रूरी और कितना अहम होता है, बांगरू साहब? ये हर एक गवर्नमेंट के लिए, ख़ास तौर पर चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो या किसी मुल्क का हो, कि उपलब्धियां जो साल में होती है उनका एक हाईलाइट, उनका एक लिस्ट, उनका एक कंपोजिशन बनाया जाता है। आज चूँकि ये 96th एपिसोड था प्राइम मिनिस्टर के मन की बात का, तो उन्होंने शुरू ही इस बात से की कि हमने, जिस तरह आपने फरमाया, 220 करोड़ वैक्सीन क्रॉस किए। जी और आज एक चेतावनी हमारे मुल्क को है, क्योंकि ये कोरोना फिर से फैल रहा है। चाइना में देखिए। ख़ास तौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना में, वहाँ कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आंकड़े शायद 10 लाख या 10.5 लाख से भी ऊपर हो सकते हैं जिस वक्त वहाँ मुब्तला है या डेथ्स हो रहे, लेकिन वहाँ से सारा चीज़ें नहीं आ रही जी। तो उन्होंने इसके बारे में लास्ट पर भी मन की बात में जिक्र किया कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए जी। और अपनी एजेंसियां जो हमारी है हेल्थ की या इससे रिलेटेड हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, उनको डायरेक्शन भी दी गई ताकि जिस तरह पहले हम इसमें मुब्तला हुए थे जी। आइंदा न हो, जी। कि प्रिकॉशन इज़ बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। जी। ये जो मन की बात कार्यक्रम है बांगरू साहब, इसका सरकार के साथ या किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। ये तो जन जन की बात है, लोगों के विचार हैं, लोगों के साथ साझा किए जाते हैं। आप इस चीज़ को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि 75 साल देश की आज़ादी की पूरा होना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड होता है जब हम देखिए, जो इसको हमारे उपलब्धि करते हैं यहाँ एक्सपीरियंस से। है, जितने प्राइम मिनिस्टर 47 से यहाँ रहे हैं, जी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का प्रयास किया है। जी। क्योंकि इस तरह प्रयास करके वो आम लोगों से जुड़ रहे हैं जी। और आम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जी। उन आम लोगों से फीडबैक लेना थ्रू वेरियस मैकेनिज्म जो आजकल के हैं, जी। तो उससे भी वो एनलाइटन होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको हम बढ़ोतरी में किस तरह डेवलप कर सकते हैं। जी। जिस अब तरह देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा अभियान हमने चलाया, तो उसमें जन जन को शामिल किया। उससे पहले जब कोरोना काल के दौरान हमने थाली बजाकर या दीपक जलाकर एकता दिखाई, वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो देश की तरक्की तो होती है, सरकारें आती रहती हैं, आज ये सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार होगी, लेकिन इस तरह से लोगों को इस अवसर पर जोड़ना, देश की हर मुहिम को लोगों की मुहिम बनाना, एक जन आंदोलन बनाना, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना गौरवमयी है हम सभी के लिए। यही तो बात है कि देखो, इंडिजिनसली सिक्किम की बात उन्होंने की, उन्होंने यूपी की गंगा की बात की, उन्होंने वहाँ मुंबई में एक वो बैम्बो ट्रीज की, उसको किस तरह वो डिफरेंट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स बनाते जी। हैं, जी। जी। या उसके ग्रास से वहाँ की औरतें किस तरह कपड़ा बनाते हैं। तो इससे एक तो गवर्नमेंट
ये समझ के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एनकरेज करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, जी और हमारे इंडिजीनियस चीज़ें, उनकी इनकम भी बढ़ती है। इंडिजीनियस चीज़ें हमारी वर्ल्ड मार्केट में आ रही है, जी इसमें हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ हो रही है, और आम लोगों को भी इसमें उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी की थी, स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता। स्वच्छता देखो, हमारे मुल्क में पिछले जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं स्वच्छता में, ये खुद निकले हैं झाड़ू लेके, जी इनके सारे मंत्री निकले या कई चीफ मिनिस्टर निकल रहे हैं, मतलब एक जागरूकता आई है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरत है। जी इससे बीमारियां दूर होती है, इससे हाइजीनिक लाइफ अच्छी रहती है, इससे वातावरण अच्छा बनता है। जी हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि देखो कितनी साफ़ सुथरी जगह है। जी जिस तरह उन्होंने अभी बात जिक्र की सिक्किम की, जी कि स्वच्छता वहाँ कितनी अच्छी है, जी वहाँ कितने पर्यटक, 6 लाख पर्यटक वहाँ वो लेक देखने आते हैं। जी तो ये स्वच्छता को, ये ऐसे ही होता है जब आप इन टच रहते हो आम लोगों से, आम नागरिकों से। आम नागरिक आपको फीडबैक देता है कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं क्या करता हूँ, इसकी एनकरेजमेंट की कितनी ज़रूरत है। जी मतलब ये बातें और हर एक जन में ये विश्वास, ये भरोसा, ये सोच कि ये देश मेरा है, ये धरती मेरी है, ये अड़ोस पड़ोस जो है ये मेरा है, और इसकी स्वच्छता मेरे अपने घर की स्वच्छता है, अपने मुल्क की स्वच्छता है। आज़ादी के 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं, और अब 75 साल से लेकर 100 साल की जो अवधि है, 25 ईयर्स की अगली, इसको हम अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। आज देश ने जैसा पहले मैंने जिक्र किया कि अमृत काल शुरू होने वाला है, और उससे पहले भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वैक्सीनेशन जो हमने शुरू की है, कोरोना का जिस तरीके से हमने समझदारी के साथ मुकाबला किया है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र के में भी हम कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, चाहे खेलों की बात हो या कई अभियान जो हैं उनको लेकर हम सफल हो रहे हैं। आपको बंगरू साहब एक बहुत लंबा आपके पास कार्यकाल है, अनुभव है पत्रकारिता में और इस क्षेत्र में, तो आप अगले साल के लिए, अगले जो 25 साल है अमृतकाल है, उसके लिए भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या लक्ष्य, क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने सजाते हैं, या किन सपनों को आप देखते हैं भारत के लिए? देखो जी, हमारा प्रयास रहा है, लेकिन ये प्रयास तो खाली नरेंद्र मोदी के टाइम में ही पिछले 8-10 सालों से हुआ है कि हमने बड़े डाइवर्सिफाइड एरियाज़ पर काम करना शुरू किया है। पहले तो हम ट्रेडिशनल एरियाज़ पर काम करते थे, लेकिन आज हम, पहले सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग, इंडिया के लोग, इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड चाइना के बाद। तो यहाँ के लोग, पहले इनको खाना पीना मिले, इनकी सेहत सही सलामत रहे, इनके दाएं बाएं जितने मुल्क है, चाहे आप उनको एनिमी कंट्रीज़ कहते हो, तो उनको निपटने के लिए हम क्या क्या तैयारियां करें, जो हमें डिफेंस पर जोर देना है। जी अपना खाना पीना जितना प्रयास कर रहे हैं, जहाँ इंसानों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी हम इंडिजीनियस मेडिसिन्स बनाए। आप देखिए कोरोना के 2.5 साल में हमने कितने कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जी यहाँ से मेडिसिन, जी हाँ तो और शाबाशी कितनी मिली। और कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि जो फैटेलिटीज़ थी हमारे मुल्क में बहुत कम हुई। ये इंडिजीनियस थिंग्स है। अब हम G20 की लीडरशिप भी हमारे पास आने वाली है। ये क्यों? क्योंकि इस वक्त रिकग्निशन है थ्रू द वर्ल्ड कि इंडिया एक मल्टी प्रॉन्ग्ड वे में उभर रहा है। ये डिफेंस के क्षेत्र में उभर रहा है, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उभर रहा है, ये साइंटिफिक क्षेत्र में उभर रहा है, ये खेलों के क्षेत्र में उभर रहा है। अब खेलों के क्षेत्र में हमारी वो ट्रेडिशनल रही है योगा, जी, उसे भी उसमें शामिल किया अच्छा गया है। उसमें हमने वो शामिल किया। आज अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ उदाहरण दिए जी इसके बारे में। जी उन्हें एक वहाँ कुवैत के या किसी जगह की बात की थी, या मेडिसिन के बात में उन्होंने कहा कि काम कितने हो रहे हैं, जी योगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, जी या टाटा मेमोरियल सेंटर बम्बई की बात की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि रिसर्च जो कैंसर में हो रहा है
जी। और ख़ास तौर पर स्तन कैंसर जो है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर औरतों का, तो उसमें हमने कितना कंट्रोल किया, 15% तो अभी हुआ है जी। जो रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बॉडीज़ ने, इंक्लूडिंग यूएनओ ने भी, और एक्सपर्ट जो बाहर के, उनका अटेंशन डरा हुआ है जी। कि इस सेंटर से कितना ये लाभदायक है। जी। और पहले ऐसा होता था कि जिसे चिकित्सा हम कहते हैं, इलाज की पद्धतियां हैं, तो योगा को या जो भारत की पारंपरिक हैं उन्हें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं दुनिया मानती थी, लेकिन आज इस पर भी रिसर्च वर्क शुरू हो गया। और उन्होंने जिक्र किया कि वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस हुई थी उसमें 40 से ज़्यादा मुल्कों के प्रतिनिधि आए थे और 550 के करीब पेपर्स पढ़े गए। 20 पेपर पब्लिश हुए हैं जी। इस बारे में, जी। जो रिफ्लेक्ट करके है कि एडवांटेज ऑफ योगा कितना है। जी। और इसमें जो हार्ट डिजीजेज है, डिसऑर्डर्स है, अदर नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स है, उनकी तरफ भी वो अटेंशन दे रहे हैं। जी। तो यानी ये जो अमृत काल है, उस दौरान भारत की वो शक्तियां, वो ताकत भारत की जो आज तक छुपी रही थी, हमने उसको भी उजागर करना है। आपने भी पढ़ा होगा कि भारत को कभी विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज भारत विश्व गुरु नहीं है, लेकिन विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर भारत हो चुका है। जी। बंगलू साहब, आज मोदी जी ने बात आज के दिन की जो कि आज क्रिसमस है, भगवान यीशु का जन्मदिन है, और साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र किया, आज उनका भी जन्मदिन है। यानी भगवान से लेकर इंसान तक का जिक्र किया, शहीदों का जिक्र किया। और कल जो 26 दिसंबर है, उस दिन को हम वीर बाल दिवस मनाना पिछले साल से शुरू किया है, जो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। तो भारत में जितने भी लोग हुए हैं, चाहे वो भगवान हो, अवतार हो, या फिर महान समाज सुधारक या क्रांतिकारी हुए हों, अब उनके साथ जुड़े रहना, अपने इन महानुभावों को याद रखना कितना जरूरी है कि भारत खुद पर गर्व कर सके और दुनिया को संदेश दे सके पूरी दुनिया की शांति के लिए भारत क्या चाहता है। मोदी जी ने आज एक और अच्छी बात कही थी कि संकल्प शक्ति। जी। संकल्प शक्ति क्या होती है कि संकल्प मीन्स योर डिटर्मिनेशन एंड योर दैट पावर। जी। इफ यू हैव सम डिटर्मिनेशन, इफ यू हैव थॉट प्रोसेस, इफ यू हैव दैट विल टू फाइट, यस, यू कैन मूव अहेड। जी। हमारे मुल्क में इतने इतने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जिन्होंने वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। इसलिए जो हमारे पास ये संकल्प शक्ति है, तो उसकी वजह से तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं जी। और इसकी वजह से हो सकता है अगर हमें वो 30 साल लगते, शायद 10 ही साल लग जाएंगे एक वर्ल्ड पावर बनने में। जी। और आप देखोगे जिस तरह अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्डों में काम हो रहा है, और जिस तरह हमें आज वर्ल्ड से रिकग्निशन आ रही है, वर्ल्ड से अप्रिसिएशंस आ रहे हैं, ये तो क्लियर है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और शॉर्टली हम वर्ल्ड में एक नंबर 1 कंट्री होंगी जो ऑलमोस्ट रिकग्नाइज्ड होगी वर्ल्ड पावर। जी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देश प्यार की जो भावना है, खुद पर फख्र है, देश के लिए प्यार है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। गुरु साहब के जो साहबजादे थे, जिन्हें शहीद कर दिया गया, जिनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया, उनका जीवन, वो संदेश हमारे लिए, एक एक बच्चे के लिए समझना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जितने हमारे गुरु रहे हैं, जितने हमारे डिफरेंट ये एक इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटियों के लोग हैं, विचारों के लोग हैं, लेकिन जितने गुरुज रहे हैं हमारे, उन्होंने एक ही संदेश हर एक चीज़ में होता है। भाईचारे का संदेश होता है, इकट्ठे काम करने का संदेश होता है, आगे बढ़ने का संदेश होता है, मिलजुल के काम करने का संदेश होता है। यह आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कई तरीक़ों से, कई उदाहरणों से इसकी स्पष्टि की है आज। जी। बंगलू साहब, आपने जिक्र किया G20 का। भारत इस समय G20 का अध्यक्ष मुल्क है, तो
हाउ इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया? कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए G20 का अध्यक्ष होना? इससे भारत दुनिया को भारतीय संदेश किस प्रकार दे सकता है? G20 इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट एक किस्म का फैक्टर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ही इसको लीड कर रहा है G20। अब इसमें इतनी कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ आपस में बैठ के एक तो अपने मुल्कों के मसाइल तो उठाएंगे, मसाइलों के साथ साथ चाहे वो डिफेंस के बारे में हो, चाहे वो आजकल जो वर्ल्ड में फेनामेना है उग्रवाद के बारे में हो जी। कि इसको किस तरह कर्व करना है, इसको किस तरह, और G20 के लोग इसमें क्या क्या नए नए फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड फार्मूला बना सकते हैं। फिर एक दूसरी मुल्क को किस तरह मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद हो, साइंटिफिक मदद हो, मेडिसिन में मदद हो, या बाकी चीज़ों में मेडिसिन हो। इसमें गवर्नमेंट हमारे मुल्क का, हमारे भारत का अध्यक्षता करना ये बड़ी बात है, क्योंकि देखो आज भी जो यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है, भारत का रोल रहा है एज इंडिपेंडेंट। हम आज भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी टाइम एंड अगेन रशिया और यूक्रेन को कहा आपस में बातचीत करके सलाह किसी नतीजे पर पहुंचो। हम अमेरिका के किसी इसमें नहीं आए जी, हम यूरोपियन कंट्रीज़ के उस चक्कर में नहीं आए, हमने एक इंडिपेंडेंट पोस्चर रखा है। तो ये इंडिपेंडेंट पोस्चर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और G20 में जो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर लीड करता है इसको, तो उनको भरोसा बढ़ जाएगा कि देखो ये कंट्री है जो सबके लिए भला चाहती है, ये कंट्री है जो सबके लिए तरक्की चाहती है, ये ऐसी कंट्री है जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, ऐसी कंट्री है जो उग्रवाद जहाँ से आता है उसके लिए एक लाहे अमल तरीका बनाए जो उसको ख़त्म करे, ताकि लोग इस धरती पर शांति से रहे। तो G20 का एक बिगर रोल, ये एक किस्म का, आप मान लो, मैं नहीं कह सकता हूँ यूनाइटेड नेशंस, but it will be almost a parallel to that. जी, a big role India is playing on its own. जी, आज हम जो भारत की अध्यक्षता में G20 का जो लोगो है उसमें पूरी अर्थ दिखाई गई है, और अर्थ के नीचे लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत का सदियों पुराना संदेश है। वो संदेश स्वामी विवेकानंद ने भी पश्चिमी देशों को पहुंचाया। वो संदेश ये कहता है कि पूरी धरती जो है एक घर है, एक कुटुंब है। आज जब दुनिया धर्म के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, जमीन के नाम पर, फला फला हर चीज के नाम पर दुनिया लड़ रही है, तो भारत की अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, भारत जो कि नानक का है, बुद्ध का देश है, नानक का देश है, गांधी का देश है, अमन का देश है, तो ये संदेश दुनिया में शांति स्थापित करने में कितना कारगर साबित हो सकता है भारत बहुत का? बहुत बहुत मैं तो तभी कह रहा हूँ G20 की सदारत जो हम कर रहे हैं, और जो आपने कहा वासुदेव कुटुंब, इट विल बी ए मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इसके बावजूद कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी है, चाहे वो लीडर के फॉर्म है, वो मान लो हम नॉर्थ वियतनाम की बात करें जी, वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन एक IBM मिसाइल छोड़ता है, तो उसके पास इतना फ्यूजलेड है न्यूक्लियर आर्म्स का, तो वो कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ कंट्रीज घबरा जाते हैं कि कहीं ये बसरक ना हो। लेकिन हमारा प्रयास G20 इसमें रहेगा, तो जो आपने बड़े तरीके से एलोबरेट किया कि हम चाहेंगे कि वर्ल्ड एक एक फैमिली की तरह बढ़े, सब इसके ऑर्गन्स ठीक रहें, सब लोग तरक्की करें, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग एक दूसरे से सहायता में जुटे रहें। तो दैट्स व्हाई आई से इट इज़ लाइक इट कांट बी एग्जैक्टली लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, बट इट इज़ पैरेलल टू दैट, ऑलमोस्ट पैरेलल टू दैट, कि एक मैसेज हम दे रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हम उम्मीद करते हैं कि ये संदेश जाना चाहिए। कोई किसी का साथ नहीं ले रहे हैं,
पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हम एज इंडिपेंडेंट जी जो ह्यूमैनिटी के हित में रहे, जी जो लोगों के हित में जी, रहे, सभी मिलकर रहें। सही यही मिलकर भारत का अपने देश के लिए भी संदेश है और पूरी दुनिया के लिए दुनिया भी के यही लिए संदेश है। प्रधानमंत्री ने आज अपने आसपास की सफाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की बात की और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। जैसा कि सिक्किम के थेगू गांव के जो संगे शेरपा नाम के जो व्यक्ति हैं, पिछले 14 साल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं और जो सोंगमो झील है वहाँ के, उसके संरक्षण के लिए एक व्यक्ति में ये जज्बा होना कि मेरी ये झील है, इसका मैंने संरक्षण करना है, ऐसी ही भावना अगर जन जन में आ जाए कि अपने पर्यावरण को बचाना है, तो आज पर्यावरण को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं वो कितनी आसानी से दूर हो सकती हैं। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक यही तो प्रधानमंत्री का, अपार्ट फ्रॉम कन्वेइंग सो मेनी मैसेजेस टू द कंट्रीमैन थ्रू दिस मन की बात, ये भी एक एनकरेजिंग साइन है कि जो उनको फीडबैक मिलता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कितना काम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन स्टेट, सिटी, विलेज और फॉर द पीपल अराउंड देम। जी, और इस तो प्रोग्राम में इससे उसका जिक्र इससे बाकियों को भी प्रेरणा वो मिलती प्रेरणा मिलती है, उनकी एनकरेजमेंट मिलती है कि आप भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने वातावरण से, अपने अपने माहौल के हिसाब से आप भी यह काम करो। जी, बहुत और बड़ी बात है, हिम्मत मिलती है। हिम्मत मिलती है। तो कई बार हमें कोई काम बहुत बड़ा लगता है, कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरे को करते देखकर हमारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा पैदा होती है और विश्वास पैदा होता है कि हम भी इसको कर सकेंगे। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कई बार मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया, जिक्र भी किया कि कुछ लड़कियों ने घरों में कुछ कपड़ों के शुरुआत की है जी और आज वो बड़ी तादाद में मार्केटिंग कर रहे हैं। जी जी जी, कई ने वो तांबे पर कोई काम शुरू किया, कार्विंग का काम शुरू कार्विंग किया। का जी काम, जी और उसमें कितने कितने अच्छे 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 वो बनाए हैं जो आज हैंडीक्राफ्ट एग्जिबिशनों में होते हैं जी जी और जी वहाँ बाहर से ऑर्डर आते हैं। जी, और अभी आज ही के अच्छा, प्रोग्राम में इससे उन्होंने इनकरेजमेंट क्या हुई? अब हमारे पास उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी कायम किए हैं जहाँ से उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, चाहे लोन के फार्म है, जी जी सब्सिडी के फार्म जी है, या मार्केटिंग के फार्म है। जी तो इस तरह तो बहुत अच्छी बात है ये। जी, और इसी तरह का उदाहरण उन्होंने आज दिया। कर्नाटक के सुरेश और मैथिली का जिक्र किया, जो कि सुपारी के जो फाइबर होता है, रेशा जो होता है, उससे तरह तरह की चीजें बनाते हैं, ट्रे तक बनाते हैं, बैग तक बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं और बड़े डेकोरेशन के पीसेस बनाते हैं। नहीं, एक और दी ना उन्होंने, पलगाम, महाराष्ट्र, जी जहाँ बैम्बू से आइटम्स जी बनाते हैं, बैम्बू ग्रास से क्लोथ्स बनाते हैं। जी, और हमारे आसपास कितने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, लेकिन वो जाया जाते हैं अगर उनका इस्तेमाल हम नहीं करते। तो सही ये तरीके भावना हर एक के मन में पैदा होनी और चाहिए। इससे एक सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यूथ बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अंडरटेक करो, जी, और उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में वो 10 लोगों को और रोजगार देते हैं, रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, इसमें तो खुद आदमी खड़ा हो सकता है, जी अपने साधन, अपने खाने पीने के तरीके, अपने फ्यूचर के मुकाम बना सकता है, एक लाइन बना सकता है, और खुद पैरों पे खड़े होकर दूसरों को भी काम दूसरे को भी जी, दूसरों को भी काम दे। एनकरेज कर सकता है, दूसरे को भी एक रास्ता दिखा जी, सकता है। बांगड़ू साहब, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी रिवायतें जो हैं हमारी पहचान है, जिसे हम कल्चर कहते हैं अपना, इसको बचाकर रखना भी बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में कुमेल ब्रदर्स का जिक्र किया लक्षद्वीप में, जो एक चैलेंजर्स क्लब उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें लोकल्स को जो उनके रिचुअल्स हैं या पारंपरिक ट्रेडिशंस हैं उसमें कुछ कर दिखाने के लिए। तो ये कितना ज़रूरी है कि हम, ठीक है, हम पढ़ते लिखते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने फोक को जिंदा रखना, संभाल कर रखना, ये कितना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, लाइफ तो मैकेनाइज्ड बनती है ना, क्योंकि आजकल हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजीज आई हैं, नए नए एडवांस्ड मीन्स आए हैं, लेकिन ये जो
संस्कृति जो हमारी है, हमारा पुराने कलाकार रहे हैं, पुराने हमारे लोक संगीतकार संगीत रहे रहा है। हैं, वहाँ हमारे शायर रहे हैं, हमारे लेखक रहे हैं, तो उनके थ्रू कुछ हमारे इसके हर स्टेट में हमारे पास एक एक कला केंद्र है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक डिपार्टमेंट होता है। इसको बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जुड़े रहते हैं उन चीज़ों से जो आपको इंस्पायर करता है, जी, जो आपको एक मार्गदर्शन दिखाता है कि क्या करना चाहिए, जो आपको ये इसकी तरफ ध्यान हटा रहा है कि आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो विद एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, जी। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी जड़ों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसको रिमाइंड कर रहा था, वो उसको लिंकेज में रखता है जी, कि ओरिजिनलिटी ये है, संस्कृति ये है, आइडियोलॉजी ये है, वो रहना सहना उसको उसका तौर तरीका ये है। जी, तो वो एक कंपोजिट में उसको रखता है। जी, अगर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप एक मैकेनिकल जी। पर्सन बन जाओगे। हम अपनी पहचान खो देंगे, आप एक तो पहचान खो देंगे, तो मैकेनिकल हमारे और मशीन में कोई फर्क नहीं मशीन में रहेगा। आपने बटन दबाना, खाना है, बटन दबाया, उधर गए, बटन उधर गए। लेकिन जो आपकी बॉडी पर्सनैलिटी को, साइकोसोमेटिक पर्सनैलिटी जो आदमी की होती है, फिजिकल और मेंटल पर्सन, इसको ग्रो करने के लिए आपको ज़रूरी अपनी संस्कृति, आपका कल्चर, आपका म्यूज़िक, आपका गाना बजाना, आपके वो जो पुराने हमारे खान पान, हमारा हाँ, खान पान है, खान रीति पान, रिवाज है। अच्छा, जी, रहन सहन, वो उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है, जी। उससे एक इंस्पिरेशन। बांगरू साहब, आज के मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत से विषयों पर और भी बात की, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है उन पर चर्चा करने का। हमारे आग्रह पर आप आज इस कार्यक्रम में आए और ढेर सारी बातें हमारे साथ आपने भी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।